गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं कि फंगस का जो थैलस है उसके अंदर पाए जाने वाले जो सब डिवीजन होते हैं उनकी एक कैटेगरी के बाद में जो बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्य होते हैं। इन बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में क्या होता है एक्चुअल में कि ये बेसिडियोमाइकोटिना के जो सदस्य होते हैं इनमें एक क्लम्प कनेक्शन बनता है, क्लम्प बंधन बनता है और उस क्लम्प बंधन के कारण इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपना विभाजन करते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में पाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है क्लम्प बंधन, क्लम्प कनेक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको क्लम्प बंधन। कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या बनता है, क्लम्प जो बनता है, एक गुच्छा जो बनता है उसमें एक बंधन पाया जाता है और उस बंधन के कारण उनकी कोशिकाओं में जो उपस्थित न्यूक्लियस होते हैं वही न्यूक्लियस क्या करते हैं, इनकी कोशिकाओं के अंदर बार बार अपना डिवीजन करके और हेट्रोन्यूक्लियाई कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं। अब मैं आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ कि एक्चुअल में क्लम्प बंधन होता क्या है। जैसे ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर दो टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं। जैसे एक न्यूक्लियस बनाया मैंने ये और एक न्यूक्लियस बना दिया मैंने इसका ब्लैक कलर से। दोनों न्यूक्लियस आपको दिखेंगे कि दोनों अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपना डिवीजन करने के लिए क्या बनाते हैं, एक क्लम्प का निर्माण करते हैं, एक बंधन का निर्माण करते हैं और वही बंधन क्या कहलाता है, क्लम्प कनेक्शन। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको समझाएंगे कि इनके अंदर इस स्थान पर एक उभारमुमी संरचना बनती है। तो एक न्यूक्लियस जो है वो तो मैंने बना दिया इसी शेप में, इसी कलर में, और दूसरा न्यूक्लियस जो है उसको बना देते हैं अपन थोड़ा सा डार्क कलर में। तो इस तरीके से ये दोनों न्यूक्लियस थे। ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम भी हुक लाइक ही होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इसमें से एक न्यूक्लियाई जैसे ही डिवीजन करेगा तो डिवीजन के समय ये क्या करता है, इसके अंदर एंटर कर जाता है। ये बनाई हुक लाइक स्ट्रक्चर और उस टाइम इनके न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपना डिवीजन करते हैं। ये न्यूक्लियस जो विभाजन करता है ये इस तरीके से माइटोटिक डिवीजन के द्वारा दो न्यूक्लियस बना देता है और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो जब अपना विभाजन करता है तो ये भी अपना दो न्यूक्लियस बनाता है। इनमें से एक न्यूक्लियस क्या करता है, ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है इस हुक लाइक स्ट्रक्चर में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है इस तरीके से। तो नेक्स्ट डायग्राम को अपन इसमें समझाते हैं कि ये हुक लाइक जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आगे की ओर बढ़ते हुए और इसके साथ में अपना कॉन्जुगेशन या अपना सहयुग्मन दर्शाती है। ये जैसे ही इस सेल के रूप में बनती है, इस सेल में जो न्यूक्लियस है इसने अपना डिवीजन किया और ये दोनों न्यूक्लियस आपस में इस तरीके से एक इनके स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, उन स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दूसरी तरफ जो ये न्यूक्लियस है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कलर से दिखा देती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। इस तरीके से ये दोनों न्यूक्लियस अपना डिवीजन करते हैं और डिवीजन के बाद में एक न्यूक्लियस इस हुक लाइक स्ट्रक्चर में क्या कर जाता है, एंट्री ले लेता है। जैसे ये हुक लाइक स्ट्रक्चर में प्रवेश करता है ये हुक लाइक स्ट्रक्चर आगे की ओर मूव करती है और वापस नीचे की ओर घूम करके इसी सेल के पास में आकर के क्या हो जाती है, कनेक्टेड हो जाती है। जैसे ही ये इसके पास में कनेक्टेड होती है, जैसे मैं इसमें यूँ समझाऊँ इसको कि ये इसके पास में कनेक्टेड हो जाती है और कनेक्टेड हो करके अब अपन इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाती हूँ कि किस तरीके से ये कनेक्ट होती है। जैसे मैंने ये डायग्राम से बनाया इसको कि हुक लाइक जो स्ट्रक्चर है वो ये बनी हुक लाइक स्ट्रक्चर
और ये हुक लाइक स्ट्रक्चर आगे जा कर के और इसी स्थान की इसी सेल पे दूसरी जगह पर कनेक्टेड हो जाती है। दूसरे स्थान पर कनेक्टेड होने से क्या होगा कि ये एक न्यूक्लियस तो एज इट इज़ रहेगा और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो इस सेल के अंदर जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बनी है इस हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये है हुक लाइक स्ट्रक्चर। इस हुक लाइक स्ट्रक्चर में ये एंट्री लेता है और ये दूसरा न्यूक्लियस जो इसके स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा क्या था, कनेक्टेड था। अब जो ही ये संरचना बनी ये आगे की ओर मूव करती है और इस जगह पर क्या बन जाता है, एक तरीके से इस स्थान पर इस पार्ट पर एक होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस तरीके से इसका नाम रख दिया जाता है इस पे होल लाइक स्ट्रक्चर। ये बन जाती है होल लाइक स्ट्रक्चर। इस होल लाइक स्ट्रक्चर में से क्या करता है कि जो न्यूक्लियस इसकी सेल्स में बना था ये न्यूक्लियस मूव करता हुआ यहाँ आ जाता है और ये न्यूक्लियस मूव करता हुआ आगे चला जाता है। जैसे ये इस स्ट्रक्चर में मूव करता है और आगे की ओर बढ़ता है, तो अब इसको अपन डायग्राम से देखते हैं आगे वाले में कि किस तरीके से इसने एक हुक लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा मूव किया और वापस उसी सेल के दूसरे न्यूक्लियस के पास में आ जाता है। ये बनाई मैंने हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो एक न्यूक्लियस तो ये यहीं रहता है और दूसरा न्यूक्लियस मूव करता हुआ आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट इसी सेल का जो दूसरे टाइप का न्यूक्लियस था ये इसको क्या करता था, अपने समान दूसरे न्यूक्लियस को प्रतिकर्षित करता था और प्रतिकर्षण के कारण ये न्यूक्लियस इसके पास में आ गया। पास में आने से क्या हुआ कि इन दोनों न्यूक्लियस के मध्य तो हो गया आकर्षण, लेकिन एक समान दोनों न्यूक्लियस के मध्य एक हो गया प्रतिकर्षण और ये न्यूक्लियस चला गया इसके पास में। जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनती है तो इसके बीच में यहाँ पर धीरे धीरे क्या बनना शुरू हो जाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। किसका निर्माण हो जाता है, सेप्टा का निर्माण शुरू हो जाता है। सेल वॉल फॉर्मेशन के द्वारा, कोशिका भित्ति के निर्माण के द्वारा इसमें पट का निर्माण हो जाता है और जैसे ही इसमें पट का फॉर्मेशन होगा तो ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगी, अब नष्ट हो जाएगी और इसके नष्ट होने से एक सेल से वापस क्या बन गई, हेट्रोकैरियोटिक स्टेज बनी और वो हेट्रोकैरियोटिक स्टेज में दोनों न्यूक्लियस बने। लेकिन पहले सेल थी एक और अब सेल की संख्या जो है वो इसके अंदर हो जाती है 2। ये हुई इसमें सेल्स की संख्या 2 और अब ये भी क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि बेसिडियोमाइकोटिना के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर इस प्रकार से क्लम्प बंधन पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसी का नाम होता है क्लम्प कनेक्शन। इसी का नाम क्या होता है, क्लम्प कनेक्शन, क्लम्प बंधन। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर किस में पाई जाती है, केवल और केवल बेसिडियोमाइकोटिना के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर पाई जाती है और उनके अंदर हेट्रोकैरियोटिक जब स्टेज बनती है तो उस हेट्रोकैरियोटिक स्टेज में 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं जिनके मध्य तो एक अट्रैक्शन होता है, लेकिन जब क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर के बाद में जब उनके न्यूक्लियस अपना डिवीजन करते हैं और 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देते हैं तो उन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होने लग जाता है, रिफ्लेक्शन, प्रतिकर्षण, एक तरीके से रिफ्लेक्टिव होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं और उनका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। अट्रैक्शन खत्म होने से वो एक क्या करते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर उनको धकेल दिया जाता है और जैसे वो हुक लाइक स्ट्रक्चर में जाते हैं तो उस हुक के दूसरे पार्ट की ओर जो है उसके विपरीत टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब वो क्या करता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है और जैसे ही वो अट्रैक्टिव करता है तो हुक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसके टिप पार्ट के ऊपर एक छोटी सी होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और उस होल लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा वह न्यूक्लियस वापस उसी सेल के अंदर
पहुंच जाता है। जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया, ये देखिए डायग्राम, इसके अंदर हमने देखा है कि ये दो विपरीत प्रकार के न्यूक्लियस थे, तब तो इनके अंदर एक जो है अट्रैक्शन था, लेकिन जैसे ही ये इसके अंदर कलंप बंधन बनने के लिए एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो इस हुक लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा ये क्या करते हैं, इस कोशिका के बिल्कुल ये न्यूक्लियस जैसे इस कोशिका में अपना डिवीजन शुरू करता है, तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर आगे पहुंच जाती है और ये इसकी सेल्स के टिप पार्ट के पास में बनती है। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जैसे ही बनती है तो इनके न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है और ये न्यूक्लियस कहाँ, इसी हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही ये हुक लाइक स्ट्रक्चर में एंटर करता है, एंटर करते इन दोनों के बीच में ये सेम न्यूक्लियस वाले हैं, सेम जेनेटिकली मटेरियल वाले हैं, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। इधर से ये दोनों भी सेम जेनेटिकली मटेरियल वाले हैं, तो इन दोनों में भी प्रतिकर्षण होगा, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। जैसे ही ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इनके बीच में इस तरीके से ये एक होल लाइक स्ट्रक्चर बनती है और इस होल लाइक स्ट्रक्चर की वजह से जो न्यूक्लियस इस कलंप बंधन से प्रतिकर्षित हुआ था और इसकी ओर क्या हो जाएगा, विपरीत एंटीपोल की ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे ये आकर्षित होता है तो ये दोनों क्या करते हैं, इसी सेल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अब इसके अंदर सेल्स की संख्या रहती है 1 और न्यूक्लियस की संख्या रहती है 4। तो ये क्या करते हैं, अपने बीच में सेप्टा का निर्माण शुरू कर देते हैं। इस तरीके से सेल वॉल फॉर्मेशन मेथड्स के द्वारा पट का निर्माण शुरू कर देते हैं। जैसे ही इसके अंदर ये पट बनता है तो इस पट की वजह से एक सेल से कितनी सेल बन जाती हैं, 2 सेल बन जाती है। फिर वापस पुनः वही प्रोसेस होती है कि एक सेल से 2 सेल तो बन जाती है, साथ ही 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, लेकिन हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस रहते हैं, वही 2 न्यूक्लियस रहते हैं, जिनमें से एक होता है पॉजिटिव स्टेन वाला न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस रहता है नेगेटिव स्टेन वाला न्यूक्लियस। ये हुई आज अपने कलंप बंधन की बात। अब नेक्स्ट और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हेट्रोकैरियोसिस किसे कहते हैं और एक होता है हेटेरोगेमी। तो पहले अपन बात करते हैं हेट्रोकैरियोसिस और इसके बाद में अपन बात करेंगे पैरासेक्सुअलिटी की, कि पैरासेक्सुअलिटी, हेट्रोगेमी और हेट्रोकैरियोसिस तीनों में क्या अंतर है। तो सब इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर अपन बात करते हैं कि हेट्रोकैरियोसिस किसे कहते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है हेट्रोकैरियोसिस। विषम केंद्रकी, क्या कहते हैं इसको, विषम केंद्रकी कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हेट्रोकैरियोसिस शब्द किसने दिया था। हेट्रोकैरियोसिस जो शब्द है वो हेंसन ने दिया था, हेंसन, और हेंसन के साथ था स्मिथ। तो सबसे पहले आता है कि हेट्रोकैरियोसिस शब्द की खोज किसने की, तो इसकी खोज जो है वो की थी हेंसन एंड स्मिथ। हेंसन और स्मिथ ने 1931 में, हेंसन और स्मिथ ने 1931 में जो है क्या खोजा था, हेट्रोकैरियोसिस। अब 2 शब्द हैं इसमें, हेट्रो और कैरियोसिस। कैरियोसिस का मतलब तो होता है न्यूक्लियस और हेट्रो माने डिफरेंट, विभिन्न प्रकार के, क्या हो, विभिन्न प्रकार के जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच में क्या हो, विभाजन हो, विभिन्न केंद्रकों के मध्य विभाजन क्या कहलाता है, हेट्रोकैरियोसिस कहलाता है। तो हेट्रोकैरियोसिस में एक्चुअल में होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो अपना विभाजन करता है। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊं कि ये एक कोशिका है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है, 2 कंडीशन है, सिंगल सेल है, सिंगल न्यूक्लियस है। दूसरे डायग्राम से समझा रही हूँ, ये सिंगल सेल है बट इसमें 2 न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस मैंने इस शेप का बना दिया और दूसरा न्यूक्लियस मैंने इस शेप का बना दिया। एक स्ट्रक्चर ये बनती है
एक स्ट्रक्चर बनती है ये कि एक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं और दोनों न्यूक्लियस सेम हैं। अब आप देख रहे होंगे ध्यान से कि अलग अलग सेल्स बनी हुई है। फर्स्ट जो सेल है सिंगल सेल है, सिंगल न्यूक्लियस है। सेकंड जो सेल है सिंगल सेल है पर न्यूक्लियस कितने हैं, 2 हैं, और दोनों न्यूक्लियस कैसे हैं, अलग अलग टाइप के हैं। वैसे ही सबसे लास्ट वाली जो सेल्स है वो भी सेल तो एक है, कोशिका तो एक है, बट उसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या कितनी है, 2, लेकिन दोनों न्यूक्लियस कैसे हैं, सेम जेनेटिकली मटेरियल के हैं। जब एक कोशिका हो उसमें 2 न्यूक्लियस हों और दोनों न्यूक्लियस का आनुवंशिक पदार्थ एक समान होता है, तब तो वो चला जाता है होमोकैरियोटिक में। होमो तो ये इसका इस सेल से कोई मतलब नहीं होता। ये सिंगल सेल है, एक ही न्यूक्लियस है, तो उसका कॉम्पिटिटर है ही नहीं उसके साथ में, उसके साथ कोई किसी प्रकार का डिवीज़न, कोई किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव नहीं होने से ये सेल भी एक क्या होगी, हेट्रोकैरियोसिस नहीं होगी। अब इम्पॉर्टेंट है ये, कोशिका तो एक है, उसमें न्यूक्लियस है 2 और दोनों न्यूक्लियस भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जब ये न्यूक्लियस अपना डिवीजन करेंगे तो इनके डिवीजन से बनने वाले जो न्यूक्लियस होंगे वो भी 2-2 बनाएंगे, लेकिन उनका आनुवंशिक पदार्थ भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। उस स्टेज को क्या कहा जाता है, हेट्रोकैरियोसिस। कैरियो माने न्यूक्लियस, हेट्रो माने डिफरेंट, न्यूक्लियस का डिवीजन, विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियस का क्या हो, डिवीजन हो, क्या कहलाता है, हेट्रोकैरियोसिस। सेल्स की संख्या थी एक ही, न्यूक्लियस की संख्या थी डिफरेंट टाइप की, तो इनसे बनने वाले डिवीजन के बाद में जितने भी न्यूक्लियस बनेंगे उन सब का न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि जेनेटिकली मटेरियल भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। ये यहाँ अपना क्लियर एक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं इसके अंदर कि पैरासेक्सुअलिटी किसे कहते हैं। पैरासेक्सुअलिटी, परालैंगिकता, हिंदी में कहते हैं परालैंगिकता, इंग्लिश में कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पैरासेक्सुअलिटी, हिंदी में कहते हैं इसको परालैंगिकता। परालैंगिकता, पैरासेक्सुअलिटी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि पैरासेक्सुअलिटी को खोजा किसने। पैरासेक्सुअलिटी को 1952 के अंदर रिप्रो और पोंटेकॉर्वो, इसकी खोज जो है वो करी थी पोंटेकॉर्वो ने। पोंटेकॉर्वो, और इसके साथ ही कौन था, रिप्रो ने। कब, 1952 में, 1952 के अंदर रिप्रो और पेंटोकार्वो ने जो है पैरासेक्सुअलिटी को खोजा था, परालैंगिकता को खोजा। अब परालैंगिकता को जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी प्रोसेस होती है, कि यह प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया जो है वो डिफरेंट टाइप की स्टेज के अंदर कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेज तो इसमें यही होती है कि इसके अंदर फॉर्मेशन कैसे होता है। पैरासेक्सुअलिटी के अंदर काम आने वाले हेट्रोन्यूक्लियस जो होते हैं, जिनको हेट्रोकैरियोसिस कहते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम, तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसकी प्रोसेस का वो है फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम कि जो डिफरेंट टाइप का माइसीलियम बनता है उसका फॉर्मेशन जो है वो किस टाइप से होता है। नेक्स्ट आता है कि जो इनके माइसीलियम में बनने वाले न्यूक्लियस होते हैं उनका फ्यूजन कैसे होगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है सेकंड,
2 नंबर की स्टेप जो है वो आती है न्यूक्लियस फ्यूजन। न्यूक्लियस फ्यूजन, केंद्रक संयुग्मन, हिंदी में कहते हैं केंद्रक संलयन भी कह सकते हैं इसको हम, केंद्रक संलयन। नेक्स्ट आती है कि जो न्यूक्लियस थे जिन्होंने आपस में संलयन किया है वो न्यूक्लियस अब क्या करेंगे, अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बहुगुणन करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अब संलयन कर लिया इन्होंने, फ्यूजन कर लिया तो डिप्लॉयड हो गए, तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, द्विकेंद्रकी केंद्रक का बहुगुणन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, द्विकेंद्रकी केंद्रक का द्विकेंद्रकी केंद्रक का बहुगुणन, मल्टीप्लिकेशन। जब ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो अब क्या करेंगे, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेपरेशन करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड आती है सेपरेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। सेपरेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, यानी जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बने हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे सेपरेट होंगे। नेक्स्ट जो स्टेप आती है, जैसे ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अब ये क्या करेंगे, अपने आप को हैप्लॉयड बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ, हैप्लॉयडेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई नंबर 6। हैप्लोनाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, यानी द्विकेंद्रकी केंद्रक का, डिप्लॉयड द्विगुणित केंद्रक का अगुणित होना, द्विगुणित केंद्रक का अगुणित होना या अगुणित बनना। जैसे ही ये क्या हो जाते हैं, अगुणित बन जाते हैं, अब ये क्या करेंगे, अपना सेपरेशन, शॉर्टिंग शुरू कर देंगे, यानी कि शॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, शॉर्टिंग ऑफ हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, यानी कि अगुणित केंद्रक का शॉर्टिंग होना, शॉर्टिंग मतलब छोटे रूप में आना, न्यूक्लियाई शॉर्टिंग, अगुणित केंद्रक का क्या होना, शॉर्टिंग, यानी कि उनको अगुणित केंद्रक का छोटा होना। छोटा होने का मतलब साइज में छोटा होना नहीं, यहाँ सेपरेट हो जाना। तो इस तरीके से इनकी ये 7 स्टेज हैं। इन 7 स्टेज के बारे में अपन डिटेल से एक बार देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियाई का जो माइसीलियम होता है वो बनता है। फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन करते हैं। न्यूक्लियस जैसे ही फ्यूजन करते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस में मल्टीप्लिकेशन की क्रिया होती है, बहुगुणन करते हैं। बहुगुणन के बाद में वो वापस डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं, और जैसे ही डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद में हैप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, और वापस वो हैप्लॉयड न्यूक्लियस किस में आ जाते हैं, फॉर्मेशन में आ जाते हैं। अब अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज है कि फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। सबसे पहले मैंने ये माइसीलियम बनाया,
ये माइसीलियम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, फॉर्मेशन कर रहा है, निर्माण कर रहा है किसका, हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का। एक माइसीलियम ये बना हुआ है, एक माइसीलियम मैंने ये बना दिया, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अभी तक आपको हर एक माइसीलियम में केवल एक न्यूक्लियस दिख रहा है, जो एक सेम साइज का भी हो सकता है, डिफरेंट साइज का भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और जैसे ही ये फॉर्मेशन करते हैं तो एक माइसीलियम बनेगा और उस एक माइसीलियम में दोनों न्यूक्लियस आ जाएंगे, और ये दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में होने से क्या हो गया, हेट्रोकैरियोटिक पोजीशन हो गई। तो ये माइसीलियम बना और इस माइसीलियम में कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए, लेकिन दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड स्टेज में थे और हैप्लॉइड में ही हैं, क्योंकि इनके बीच में फ्यूजन नहीं हुआ है। तो माइसीलियम है एक हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन है। नेक्स्ट जब सेकंड स्टेप जब आती है, सेकंड स्टेप ये न्यूक्लियस का फ्यूजन, वो डायग्राम है फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का। जैसे ही हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है, अब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि जैसे ही इसके अंदर ये न्यूक्लियस बने, अब ये क्या करेंगे, अपने माइसीलियम का निर्माण करेंगे। और इस माइसीलियम में जो दोनों न्यूक्लियस हैं, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। ये मैंने दोनों न्यूक्लियस बना दिए, ये दोनों न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस ने आपस में क्या किया, फ्यूज़न। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि न्यूक्लियस फ्यूज़न, केंद्रकों ने क्या किया, अपना फ्यूजन किया। जैसे ही ये न्यूक्लियस फ्यूजन कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगी कि ये न्यूक्लियस जो फ्यूजन करके और अब क्या बन गए, ये डिप्लॉइड बन गए। एन तो ये था और एन ही ये था, दोनों ने आपस में फ्यूजन किया और डिप्लॉइड स्टेज वाला न्यूक्लियस बना दिया। अब ये न्यूक्लियस अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बहुगुणन, यानी अपने ही समान बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। ये सपोज करो कि इन्होंने इस तरीके से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया और चारों कैसे होंगे, इन्हीं के समान होंगे, क्योंकि हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन थी, मल्टीप्लिकेशन हुआ और मल्टीप्लिकेशन से इस तरीके से 4 न्यूक्लियस बन गए, ये 4 न्यूक्लियस। तो कौन सी स्टेज हुई इसके अंदर, ये मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, इसके अंदर बहुगुणन की क्रिया हो चुकी है। तो इस स्टेज का नाम क्या रख दिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि या न्यूक्लियस के फ्यूजन से ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन चुका है। तो इस स्टेज का नाम क्या रख दिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियस, द्विकेंद्र की केंद्रक का बहुगुणन, कि जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसने क्या कर लिया, अपना बहुगुणन कर लिया। जैसे ही इसमें मल्टीप्लिकेशन की क्रिया कंप्लीट होती है तो ये एक स्टेप और करता है बीच में, कौन सी, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, यानी कि इनके जो जीन होते हैं वो इस टाइम इनमें एक्सचेंज होते हैं। जैसे इस न्यूक्लियस पे जो जीन थे और एक इस न्यूक्लियस पे जो जीन थे वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम समझते हैं वैसे तो किसके अंदर, जब हम माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस डिवीजन जब पढ़ते हैं उस टाइम हम समझते हैं कि इनके अंदर किस तरीके से माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ एक बार, बड़े पॉइंट के रूप में नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि अपना मेजर टॉपिक नहीं है ये माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट के रूप में समझा देती हूँ कि माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। ये मुझे डायग्राम से ही समझाना पड़ेगा। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इसी के पास मैंने ये बना दिया दूसरा क्रोमोसोम। ये दोनों क्रोमोसोम जब क्या करते हैं, अपना माइटोटिक डिवीजन करते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या करते हैं, बिल्कुल पास में आकर के अपने जीन का विनिमय करते हैं। जैसे ये एक क्रोमोसोम बनाया, ये एक क्रोमोसोम का बाईवैलेंट है
और ये बनाया मैंने दूसरा क्रोमोसोम। इस दूसरे क्रोमोसोम का ये पार्ट इसका क्रोमेटिड है और इस तरीके से इन्होंने क्रॉस किया। जब ये क्रॉस करेंगे तो ये जो जीन थे ये यहाँ से जैसे ही कट लेगा तो इस क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड पार्ट है वो इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से जुड़ जाएगा और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड पार्ट इससे जुड़ जाएगा। तो जीन क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो इनकी एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो अब क्या बनेगी, ये पार्ट तो ये बना, ये पार्ट ये बना, इसमें से आधा जो पार्ट है कौन से वाला, ये वाला, ये आधा पार्ट इस सेकंड वाले न्यूक्लियस के समान होगा और सेकंड वाले क्रोमोसोम्स में इस वाले में आधा पार्ट इस फर्स्ट वाले क्रोमोसोम्स के समान होगा, यानी कि ये हाफ, ये डार्क, ये। तो इस तरीके से क्या बन गई, इनके अंदर ये स्ट्रक्चर बन गई। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर किस टाइम हुआ, माइटोटिक डिवीजन के समय हुआ या मियोटिक डिवीजन के समय हुआ। तो यहाँ पर हमेशा किस में होता है, माइटोटिक डिवीजन के समय इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, जो मैंने आपको समझाया। यानी कि ये जो न्यूक्लियस हैं इनके ऊपर जितने भी टाइप का जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जीन क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के द्वारा एक्सचेंज हो जाते हैं। तो मैं अब आगे चलूँ इसमें। जैसे ही ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के द्वारा इस तरीके से अपने न्यूक्लियस को क्या कर लेते हैं, ये चेंज कर लेते हैं। जैसे ही इनका जेनेटिकली मटेरियल चेंज हो जाता है तो इसके बाद में ये मटेरियल, जेनेटिकली मटेरियल को चेंज करने के बाद में क्या करते हैं, अपना सेपरेशन करेंगे। जैसे ये तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस मल्टीप्लिकेशन की क्रिया के द्वारा बनी गए, इसके बाद इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर ही लिया। क्रॉसिंग ओवर करने के बाद में सेपरेशन शुरू करेंगे, यानी कि इस स्थान पर ये क्या बनाना शुरू कर देंगे, सेप्टा बनाना शुरू कर देंगे। जैसे स्थान पे पट बनाएंगे तो अब मैं इसको इस तरीके से बना सकती हूँ। अभी तक तो ये मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज कहाँ थी, एक ही सेल में थी। अब इन्होंने अपना डिवीजन करने के बाद में कितनी सेल बना दी, 4 सेल बना दी। और हर एक सेल में जैसे उस सेल के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस था बट वो मल्टीप्लिकेशन स्टेज में था, अब उसी के समान इसमें भी डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। लेकिन अब वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस हर एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। सिंगल सेल में प्रेजेंट होने की वजह से अब ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया कि हर एक सेल के अंदर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो जाता है और इनके बीच में किसका निर्माण हो जाता है, सेप्टा का निर्माण हो जाता है। तो इस पार्ट का नाम क्या रख दिया जाता है, सेप्टा, पट रख दिया जाता है। और हर एक सेल में क्या बन गया, वही डिप्लॉइड न्यूक्लियस, पर अब पहले सेल सेपरेट नहीं थी, अब ये सेल क्या हो गई, सेपरेट हो गई। तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है, सेपरेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो इस स्टेज का नाम रख देते हैं सेपरेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियस। यानी कि द्विकेंद्रक की जो केंद्रक है अब वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सेपरेट का मतलब अलग हो गया। तो हर एक न्यूक्लियस, हर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रत्येक सेल के अंदर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब जैसे ही ये हर एक सेल के अंदर सेपरेट होता है, इसके बाद में इसमें हैप्लॉइड प्रोसेस शुरू होती है। जैसे अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी उनमें से। जैसे मैंने ये एक सेल ली जो पिछले वाले डायग्राम में थी, उसमें से सबको ना समझ करके एक को समझेंगे हम। ये क्या थी, 2n सेल थी जिसके अंदर न्यूक्लियस था डिप्लॉइड। अब ये क्या करेगा, अपना मियोसिस डिवीजन करेगा, अपना अर्धसूत्री विभाजन करेगा, मियोसिस। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद में इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो द्विकेंद्रकी केंद्रक था वो अब क्या हो जाएगा, एकल केंद्रकी। यानी कि ये जो कोशिका बनेगी इसमें न्यूक्लियस तो 2 ही होंगे, लेकिन अब दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए,
अलग अलग हो जाते हैं। ये हो गया। अब दोनों न्यूक्लियस, पहले ये 2n था, n+n, अब दोनों क्या हो गए, nn। हैप्लोइडीकरण की क्रिया हो गई इनके अंदर, हैप्लोनाइजेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी कि द्विकेंद्रकी केंद्रक का अगुणित होना। अब ये दोनों जैसे ही अगुणित केंद्रक इनके अंदर बन जाते हैं, अब ये अगुणित केंद्रक क्या करते हैं, अपना शॉर्टिंग कर लेते हैं, यानी हर एक न्यूक्लियस अपने आप में क्या बन जाएगा, सेपरेट, यानी कि इनके बीच में भी अब ये क्या शुरू कर देंगे, इस तरीके से वॉल का फॉर्मेशन, यानी कि सेप्टा बनाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही इसमें इनके बीच में भी एक पट बनेगा, तो इस पट के कारण वापस इसकी कोशिका क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और इस कोशिका में एक न्यूक्लियस चला जाएगा और इस दूसरी कोशिका में एक सिंगल न्यूक्लियस चला जाएगा। तो ये न्यूक्लियस भी क्या हुआ, N, और ये न्यूक्लियस भी क्या हुआ, N। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैरासेक्सुअलिटी, पैरालैंगिकता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फंजाई होती हैं, जो कवक होती है, उनके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए लैंगिक अंग जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। लैंगिक अंग जैसी संरचना नहीं पाई जाने के कारण उनके अंदर सबसे पहले उनके न्यूक्लियस का विभाजन होता है। न्यूक्लियस के विभाजन के बाद में उनके अंदर उनके साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, और साइटोप्लाज्म का विभाजन होने के बाद में उनमें क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण दोनों कोशिकाओं के जो कोशिकाएं होती हैं, उनके जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस थे, वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस अब क्या बन गए, हैप्लॉइड बन गए, अगुणित हो जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका अपना विभाजन करने के बाद में हैप्लॉइड थी, हैप्लॉइड ही वापस बन गई, लेकिन इन्होंने एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण कर दिया, 4 कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार की लैंगिक जनन जिन फंगस के अंदर पाया जाता है, वो फंगस क्या कहलाती हैं, पैरासेक्सुअल फंजाई कहलाती हैं। और इस प्रकार की प्रोसेस जितने भी लोअर क्रिप्टोगेम्स वाली फंजाई होती हैं, उनके अंदर पाई जाती हैं। ये टॉपिक अपना आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे कि जो फंजाई होती है उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी उनके अंदर भोजन, पोषण जिसको कहते हैं हम, भोजन और पोषण दोनों में अंतर है। फूड तो फूड भोजन के रूप में पाया जाता है हिंदी में कहें तो, और न्यूट्रिशन एक दूसरे जीव से जब हम लेते हैं वो होता है न्यूट्रिशन। तो जो फंजाई होती है उनके अंदर पोषण के प्रकार के बेस पे उनको डिवाइड किया जाता है कि वो पैरासेक्सुअल होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों से पैरासाइट के रूप में भोजन का अवशोषण करते हैं, या सैप्रोफाइट के रूप में करते हैं। आज जो है एक बार मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि किस तरीके से इनके अंदर पैरासेक्सुअलिटी स्टार्ट हुई। सबसे पहले हेट्रोकैरियोटिक फॉर्मेशन का माइसीलियम बना। उन दोनों हेट्रोकैरियोटिक जो कंडीशन थी, यानी 2 अलग अलग जो न्यूक्लियस थे, उन दोनों ने आपस में क्या किया, फ्यूजन किया, और फ्यूजन करने के बाद में उनमें क्या किया, बहुगुणन किया, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बनाई। और उन न्यूक्लियसों ने अब क्या शुरू कर दिया, अपना सेपरेट होना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने अपना सेपरेट होना शुरू किया तो हैप्लोइडीकरण की क्रिया होती है, और उस हैप्लोइडीकरण की क्रिया के बाद में वो ये कोशिकाओं के अंदर बनने वाले न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। ये डिप्लॉइड किस तरीके से इनके अंदर जो है पट बनते हैं, पट बनने के बाद में हर एक कोशिका के अंदर एक डिप्लॉइड, ये सब न्यूक्लियस कैसे हैं, 2n ही हैं। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हैप्लोइडीकरण की क्रिया होती है तो ये सारे न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हैप्लॉइड लास्ट में न्यूक्लियस बन जाते हैं, और ये एक कोशिका से कितनी, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो इनको समझा जाता है। ये पूरी प्रोसेस जो थी वो पैरासेक्सुअलिटी थी। नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से उनके अंदर शॉर्टिंग शुरू होती है, यानी कि न्यूट्रिशन जो है उनका बेस पर उन फंजाई को विभाजित किया जाता है कि वो फंजाई दूसरे जीवों से भोजन लेगी, जिनसे वो भोजन प्राप्त करेगी वो सारी फंजाई एक जीवित जीव के रूप में है, या फिर एक मरे हुए जीव के रूप में है, या फिर उनसे एक रिलेशन के रूप में पाई जाती है। आज का टॉपिक अपना यहीं कंप्लीट होता है। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स।